नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आचार्य ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीडीए के साथ हो रहा भेदभाव, आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से नाराज हुए सचिन पायलट और भजन लाल शर्मा को लिख दी चिट्ठी। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या बिहार को विशेष दर्जे की मांग का प्रस्ताव अपने कैबिनेट से पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे नीतीश, कांग्रेस ने कर दिया है ये सवाल। और खबर में आगे जिक्र होगा हरियाणा का, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया है बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अजय राय ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमेशा अपने बयानों की वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं, और इस बीच अजय राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अजय राय ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर घोटाले के आरोप लगाए और कहा कि उपचुनाव और 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि अजय राय फिरोजाबाद की सुकोहाबाद में समाजवादी पार्टी के सिरसागंज के विधायक सर्वेश यादव के घर निजी कार्य के गए हुए थे, और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राम मंदिर घोटाला और उपचुनाव को लेकर बात की। अजय राय ने कहा कि हम उपचुनाव के लिए पूरे तैयार हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आज हम सपा पार्टी के विधायक के घर भी आए हैं, 2027 में हम सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात की जाए तो ये नेतृत्व का तय करना है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूत और बेहतर लड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नीट परीक्षा को लेकर बच्चे परेशान हैं, और वहीं पूरे देश में बच्चों के साथ साथ उनके परिवार वाले डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। और ये मुद्दा संसद में राहुल गांधी ने जब उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया गया और साथ ही लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने तेलंगाना में जो कहा था उसको करके दिखाया, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इन लोगों की तरफ भ्रष्टाचार नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक, और रामचंद्र जी के मंदिर में भी घोटाला कर दिया गया। राम मंदिर बना, उसमें भी गुजरात की कंपनी ने बनाया, और बनारस में बाबा विश्वनाथ में भी गुजरात की कंपनी ने बनाया। इसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और ये सिर्फ पैसा कमाने आए और कॉरपोरेट के आदमी हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीडीए के साथ हो रहा है भेदभाव, आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा, और अखिलेश यादव ने कथित तौर पर आरक्षण के बुनियादी मूल्य के खिलाफ काम करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की, और उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की है, वो आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा पीडीए के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शैक्षिक पदों पर पीडीए परिवारों के प्रतिनिधित्व की कमी बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुलपतियों के रूप में पीडीए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जेएनयू में 15% से अधिक पीडीए कर्मचारी नहीं हैं। बीजेपी के लोग पीडीए के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस पीडीए परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, और बीजेपी उसके खिलाफ काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आंच आएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला अगर देखें तो उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम सभी लोगों ने ये मांग की थी कि जाति जनगणना हो और जनगणना के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान सरकार के इस फैसले से नाराज हुए सचिन पायलट, सीएम भजन लाल शर्मा को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक से
मधुमक्खी पालन केंद्र को शिफ्ट करने से रोकने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा से आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मधुमक्खी पालन केंद्र को टोंक से भरतपुर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में किसानों और बेरोजगार युवाओं का हवाला दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस नेता ने सीएम को लिखा कि टोंक के किसानों की सालों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि उक्त केंद्र यहां स्थापित किया जाएगा। टोंक में मधुमक्खी पालन व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं और इससे टोंक जिले के साथ साथ आसपास के जिलों के किसानों और बेरोजगार युवाओं को बहुत फायदा होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या बिहार को विशेष दर्जे की मांग का प्रस्ताव अपने कैबिनेट से पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे नीतीश कुमार? कांग्रेस पार्टी ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जेडीयू बिहार द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर उठाए जाने के बाद शनिवार को कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को लेकर अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी को भी विशेष राज्य के दर्जे के संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जेडीयू ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की अपनी वर्षों पुरानी मांग भी दोहराई। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पूरे दमखम के साथ इस मांग को रखेंगे? रमेश ने बीजेपी की एक अन्य प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी नई पारी में टीडीपी का क्या रुख है, इससे अभी तक आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया है। ये एक ऐसा वादा है जिस पर 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कर दिया है बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो शहर वासियों से बार बार एनहेंसमेंट वसूली बंद करने पर विचार करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेकाबू अपराध के चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। फायरिंग, फिरौती, लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। बहादुरगढ़ से ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में हुड्डा ने कहा कि पहले से मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता पर पड़ रहे बोझ को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा सरकार लगातार जनता के इस दर्द को अनदेखा कर रही है। कांग्रेस सरकार बनने पर शहर वासियों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर हुड्डा ने कहा कि सिर्फ 4 दिन के भीतर अकेले हिसार में 3 व्यापारियों से 9 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा चुकी है। व्यापारी वर्ग लगातार धमकी, फिरौती और फायरिंग की वारदातें झेल रहा है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों को फिरौती देनी पड़ रही है। लोगों के जान माल की सुरक्षा करना प्रत्येक सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर अपराध का सफाया करके हरियाणा को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा। छात्र संघ के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लीडरशिप टूर 24 के प्रतिनिधियों ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और देश भर के प्रमुख संस्थाओं जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू और विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों से चुने गए प्रतिनिधियों ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर हुड्डा के साथ चर्चा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना और एनसीपी एसपी मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, शरद पवार ने कर दिया है ये दावा। जी हां दोस्तों, शरद चंद्र पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। कांग्रेस शरद चंद्र पवार वाली एनसीपी और शिवसेना यूबीटी विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने से पहले नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाविकास अघाड़ी राज्य में सत्ता में था। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के सामने विपक्ष एकजुट होकर रहेगा और उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसका निर्वहन
करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, हमारी नजरें महाराष्ट्र चुनाव पर टिकी हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई बात शुरू नहीं हुई है, हालांकि जल्द ही इस पर भी चर्चा हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर भड़की सोनिया गांधी, कहा ध्यान ना भटकाएं। जी दोस्तों, चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में डिप्टी स्पीकर के पद और नीट मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर इन मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, जबकि वो टकराव को बढ़ावा देते हैं। द हिंदू में एक संपादकीय में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जिसमें एनडीए मुश्किल से सरकार बना पाई है। और सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते हैं। एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष बनाई गई सोनिया गांधी ने कहा कि परंपरा के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उचित अनुरोध था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। 17वीं लोकसभा में भी उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को नहीं भरा गया था। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई, जो उस समय भाजपा की सहयोगी थी, उपाध्यक्ष थे, लेकिन 2019 और 24 के बीच ये पद खाली था। भाजपा द्वारा आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला करने का जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान पर हमले से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। और गांधी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि स्पीकर ने भी इस मुद्दे को उठाया, जबकि उनसे निष्पक्षता की उम्मीद रखी जाती है। नीट पेपर लीक मामले पर चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस घोटाले ने हमारे लाखों युवाओं के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो अपनी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो लीक पर पूरी तरह से चुप है, जिसने देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने मई 2023 में राज्य में संघर्ष शुरू होने के बाद से संघर्षरत मणिपुर का दौरा न करने के लिए प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस सबसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सद्भाव बिखर गया है और फिर भी प्रधानमंत्री को ना तो राज्य का दौरा करने का और ना ही यहाँ के नेताओं से मिलने का समय मिल रहा है और ना ही इच्छा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में पहली बारिश ने खोली विकास की पोल, श्री राम अस्पताल पानी में डूबा नजर आया। जी हाँ दोस्तों, रामनगरी अयोध्या क्या अब राम भरोसे है? इस सवाल का जवाब बारिश में अयोध्या से आती कुछ तस्वीरें दे रही हैं। यहाँ अयोध्या की हाईटेक सड़क, रामपथ और जन्मभूमि पथ, जिधर से राम भक्त राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मानो यहाँ सरयू की लहरें बह रही हों। इतना ही नहीं, अयोध्या की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के कैंप में भी बारिश का पानी घुस गया है। इसके अलावा अयोध्या समेत आसपास से आए श्रद्धालुओं को इलाज देने वाला श्री राम अस्पताल भी बारिश की पानी के दलदल में डूबा नजर आ रहा है। और शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का विकास करना तो दिखा, लेकिन बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में अयोध्या के विकास की पोल तब खुली जब जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला के सामने पानी ही पानी नजर आया। और यहाँ से राम भक्त प्रभु राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनके पैर पखारने का कार्य अयोध्या के माननीय लोगों द्वारा कराया गया है, उनसे पूछो मत। 2 घंटे की बारिश में मौसम का बेईमान बताकर अयोध्या के कर्ता धर्ता भले ही विकास का ढिंढोरा पीट रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हल्की सी बारिश में जन्मभूमि पथ तक बारिश के पानी और नाली के पानी से राम भक्त जाने को मजबूर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या के जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले ये भ्रष्टाचार का सैलाब है। जी हाँ दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगहों पर मानसून पहुंच चुका है तो कुछ स्थानों पर मानसून का आना बाकी है, लेकिन पहली
पड़ी ही बारिश ने अब अयोध्या के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दरअसल अयोध्या में हुई बारिश के कारण अयोध्या के अलग अलग इलाकों में लोग जल भराव का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा है उन्हें अपने घर को छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ रहा है। शहर की सीवर लाइन खराब होने के कारण लोगों के गंदे पानी में घुसकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ रहा है। वहीं रामनगरी की ऐसी स्थिति पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्टर शेयर किया और इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये जो हर तरफ भ्रष्टाचार का सैलाब है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें अयोध्या की जल भराव को दिखाया गया है। जल भराव की समस्या को लेकर अखिलेश यादव से पहले उनकी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या की जो बदहाल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसको जाकर मैं खुद देखूंगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के हालात खराब देखने के बाद मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा। शुक्रवार को सत्र खत्म होगा, फिर अयोध्या जाऊंगा और 29 तारीख को जाकर मौके पर देखूंगा, फिर जिम्मेदार लोगों से जवाब लूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक के बीच हरियाणा में फर्जी एडमिशन का मामला आया सामने, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच के बीच सीबीआई ने हरियाणा के हजारों सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। 2014 से 16 के बीच कथित रूप से 4 लाख छात्रों के फर्जी एडमिशन करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल ये एफआईआर हरियाणा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अज्ञात अधिकारियों, टीचरों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ये मामले दर्ज किए गए हैं। मामला 2014 से 16 के बीच का है और इस दौरान हरियाणा के हजारों सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्रों के एडमिशन हुए। अचानक स्कूलों में बड़े स्तर पर स्टूडेंट का ड्रॉप आउट होना शुरू हो गया। शुरुआत में मामले में 1-2 स्कूलों की जांच कराई गई। जांच हैरान करने वाली मिली और उसमें सैकड़ों छात्रों के जो एडमिशन किए गए थे असल में वो छात्र कभी थे ही नहीं, यानी सब फर्जी। मामले की गंभीरता को समझते हुए बाद में बड़े स्तर पर हरियाणा के तमाम सरकारी स्कूलों की जांच कराई गई और इसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव को खास तोहफा, सपा मुख्यालय के बाहर लगी भावी पीएम वाली होर्डिंग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका देखने लगे हैं। कार्यकर्ताओं की चाहत अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखने की है। अखिलेश यादव के जन्मदिन से 2 दिन पहले उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी गई। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर वाली होर्डिंग में उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से 9 दिन में गिरे 5 पुल, बोले तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार है। जी हां दोस्तों, बिहार के मधुबनी में एक और पुल ने जल समाधि ले ली। 2 दिन पहले ही पुल के गाटर की ढलाई हुई थी और इसी बीच पानी का तेज बहाव आने के कारण गाटर से सपोर्ट हट गया और वो धराशायी हो गया। इस मामले में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बिहार के अंदर पुल गिरने का ये 5वां वाकया पेश आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल और केवल 5 पुल ही गिरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगलराज की कल्याणकारी उज्जवल शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। विपक्षियों को भ्रष्टाचार का नारंगी प्रमाण पत्र बांटने वाले तथा पक्षकारिता की पत्रकारिता में पृथ्वी और आकाश की सभी रैंकिंग में नंबर 1 विश्व विजेता गोदी मीडिया द्वारा प्रमाणित सत्यवादी एवं अविनाशी नेता इन सुशासनिक कारनामों पर मुंह क्यों नहीं खोलते। पुलों के जल समाधि लेने पर विपक्षी नेता इस्तीफा दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बिहार में और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान यहाँ पर
दे दिया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर, या फिर यूं कहिए कि डबल इंजन की सरकार पर। और बारिश जो है वो अभी शुरुआती बारिश है, और शुरुआती बारिश ने ही विकास के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभापति ने विपक्ष के साथ किया सौतेला व्यवहार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुझे नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि वो उच्च सदन में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी का विषय उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपमानित करने के लिए जानबूझकर नजरअंदाज किया। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि विपक्ष के प्रति सभापति का व्यवहार सौतेला था। उधर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार को घेरते हुए हंगामा किए जाने के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे स्वयं आसन के समक्ष आ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। सभापति ने ये टिप्पणी उस समय की जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे। नीट यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्य सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही चर्चा कराने की मांग पर हंगामा कर रहे थे। बाद में खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि गत 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों युवाओं से मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। और उन्होंने कहा कि हम नीट घोटालों पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कर पीड़ित लाखों युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, इसीलिए लोगों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा के लिए कहा। और हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम केवल छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया और इस पर ध्यान ही नहीं दिया।